मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गियर्स के टीथ के बारे में बात करेंगे। गियर्स के टीथ कितने टाइप के होते हैं, साइक्लॉइडल टीथ, इनवॉल्यूट टीथ क्या होते हैं, साइक्लॉइडल टीथ और इनवॉल्यूट टीथ को कंपेयर करेंगे, इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे, गियर टीथ के सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सी अच्छी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए आप मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको साइक्लॉइड के बारे में बेसिक बता देता हूँ। मान लीजिए कोई व्हील एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रोटेट कर रहा है, तो उस व्हील में आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए। तो जब यह व्हील रोटेट करेगा तो यह पॉइंट भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो यह पॉइंट की जो जो पोजीशन है, जैसे जैसे व्हील आगे बढ़ते जा रहा है, यह पॉइंट की जो जो पोजीशन है वह आपको नोट करते जाना है और वह पॉइंट में आपको एक लाइन खींचते जाना है। तो जो कर्व बनेगा उसे हम साइक्लॉइड कहते हैं। यानी कि कोई भी एक व्हील जो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रोटेट हो रहा है, उसमें आप एक पॉइंट ले लेंगे और वह पॉइंट जो कर्व बनाएगा उसे हम साइक्लॉइड कहते हैं। अब इसमें भी दो केस होते हैं। मान लीजिए एक व्हील दूसरे व्हील के ऊपर रोटेट कर रहा है, तो उस केस में जो व्हील रोटेट हो रहा है उसमें जो आप पॉइंट लेंगे, वह पॉइंट जो कर्व ट्रेस करेगा उसे हम एपीसाइक्लॉइड कहते हैं। और मान लीजिए अगर एक व्हील किसी व्हील के अंदर में रोटेट कर रहा है, तो उस केस में जो अंदर का व्हील जो रोटेट कर रहा है, उस व्हील में आप जो पॉइंट लेंगे, वह पॉइंट जो कर्व ट्रेस करेगा उसे हम हाइपरसाइक्लॉइड कहते हैं। तो साइक्लॉइडल टीथ जैसे नाम से समझ में आ रहा है, साइक्लॉइड से इसका कुछ लेना देना जरूर है। गियर के टीथ को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पिच लाइन के ऊपर वाले हिस्से को हम फेस कहते हैं, पिच लाइन के नीचे वाले हिस्से को हम फ्लैंक कहते हैं। तो जो साइक्लॉइडल टीथ है उसमें जो पिच लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि जो फेस वाला हिस्सा है, उसकी प्रोफाइल एपीसाइक्लॉइड की तरह रहेगी। यानी कि जब एक व्हील एक दूसरे व्हील के ऊपर में रोटेट करता है, तब आप उसमें जो पॉइंट लेंगे वह जो कर्व ट्रेस करता है उसे हम एपीसाइक्लॉइड कहते हैं। तो साइक्लॉइड टीथ वाले गियर में जो पिच लाइन के ऊपर का हिस्सा है, जिसे हम फेस कहते हैं, उसकी प्रोफाइल एपीसाइक्लॉइड की तरह रहेगी। और जो पिच लाइन के नीचे वाला हिस्सा है, जिसे हम फ्लैंक कहते हैं, उसकी प्रोफाइल हाइपरसाइक्लॉइड की तरह रहेगी। हाइपरसाइक्लॉइड यानी अगर आप एक व्हील को दूसरे व्हील के अंदर रोटेट करेंगे, तो जो व्हील रोटेट हो रहा है दूसरे व्हील के अंदर, वह व्हील में आप कोई पॉइंट लेंगे, वह पॉइंट जो कर्व ट्रेस करेगा उस कर्व को हम हाइपोसाइक्लॉइड बोलेंगे। तो एक साइक्लॉइडल टीथ की प्रोफाइल पिच लाइन के ऊपर यानी फेस की तरफ एपीसाइक्लॉइड की तरह रहती है, और पिच लाइन के नीचे यानी फ्लैंक की तरफ हाइपरसाइक्लॉइड की तरह रहती है। अब हम इनवॉल्यूट टीथ के बारे में बात कर लेते हैं कि गियर्स में इनवॉल्यूट टीथ कैसा रहता है। उससे पहले मैं आपको इनवॉल्यूट कर्व के बारे में बेसिक बता देता हूँ। इनवॉल्यूट कर्व कैसे खींचना है वो नहीं बताऊंगा, बस बेसिक बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर कोई व्हील रोटेट कर रहा है, कोई सर्कल रोटेट कर रहा है, उसमें आप कोई पॉइंट ले लिए, उस पॉइंट से आप एक टेंजेंट खींचे, उस टेंजेंट में आप एक पॉइंट ले लिए। अब ये जब ये व्हील या ये सर्कल जब ये रोटेट करेगा, तो उसके साथ ये टेंजेंट भी रोटेट करेगा। तो जो आप टेंजेंट में जो आप पॉइंट लिए हैं, वह पॉइंट जो कर्व ट्रेस करेगा उसे हम इनवॉल्यूट कर्व कहते हैं। तो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर अगर कोई एक व्हील रोटेट कर रहा है, उस व्हील में आप एक पॉइंट ले लिए, उसमें आप एक टेंजेंट खींचे, टेंजेंट में भी एक पॉइंट ले लिए। अब ये व्हील जब रोटेट करेगा उस फ्लैट सरफेस के ऊपर, तो ये टेंजेंट मूव करेगा क्योंकि वह पॉइंट मूव करेगा। और जो टेंजेंट में आप जो पॉइंट लिए हैं, उस पॉइंट से जो आप कर्व ट्रेस करेंगे, उस पॉइंट को लेके जो आप लाइन बनाएंगे, जो टेंजेंट में आप पॉइंट लिए हैं, उस पॉइंट को लेके जो आप लाइन बनाएंगे, जो कर्व बनाएंगे, उसे हम इनवॉल्यूट कर्व कहते हैं। तो इनवॉल्यूट गियर्स में जो गियर की प्रोफाइल रहती है वह इनवॉल्यूट कर्व की तरह रहती है। और इनवॉल्यूट टीथ में चाहे फेस हो या फ्लैंक हो, दोनों की प्रोफाइल एक ही तरह रहती है। यानी कि इनवॉल्यूट टीथ की पूरी तरह प्रोफाइल एक इनवॉल्यूट कर्व की तरह रहती है। अब हम इनवॉल्यूट टीथ गियर्स और साइक्लॉइडल गियर्स को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको इनवॉल्यूट गियर सिस्टम देता है, इनवॉल्यूट गियर में आप जो सेंटर डिस्टेंस है दोनों व्हील का, दोनों गियर का जो सेंटर डिस्टेंस है, उसे कुछ लिमिट तक आप वेरी कर सकते हैं। कुछ लिमिट तक दोनों का सेंटर डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं इनवॉल्यूट गियर के केस में। लेकिन साइक्लॉइडल गियर में आपको एक एग्जैक्ट डिस्टेंस मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा हमेशा दोनों गियर्स या दोनों व्हील के बीच में। और इनवॉल्यूट गियर के केस में प्रेशर एंगल हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे टीथ का एंगेजमेंट हो चाहे डिसएंगेजमेंट हो। वही साइक्लॉइडल गियर के केस में प्रेशर एंगल एंगेजमेंट के समय बहुत हाई रहता है, उसके बाद पिच पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाता है, उसके बाद फिर प्रेशर एंगल इंक्रीज होना चालू होता है साइक्लॉइडल गियर्स के केस में, जिससे कि साइक्लॉइडल गियर्स स्मूथ रन नहीं कर पाते एज कंपेयर टू इनवॉल्यूट गियर्स।
और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन्वॉल्यूट गियर के केस में फेस और फ्लैंक दोनों एक ही तरह के कर्व यानी कि दोनों का कर्व सेम रहता है, दोनों इन्वॉल्यूट प्रोफाइल को ही फॉलो करते हैं, चाहे वो फेस वाला एरिया हो टीथ का या फ्लैंक वाला एरिया हो, जिसकी वजह से इन्वॉल्यूट टीथ की मैन्युफैक्चरिंग करना आसान रहता है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही प्रोफाइल फॉलो करनी है गियर टीथ की, इसलिए इन्वॉल्यूट गियर की मैन्युफैक्चरिंग करना आसान रहता है। लेकिन इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल का एक डिसएडवांटेज यह है कि अगर पिनियन में नंबर ऑफ टीथ कम रहेंगे यानी कि पिनियन गियर जो छोटा गियर है उसमें टीथ अगर कम रहेंगे तो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम इन्वॉल्यूट गियर्स में आती है। इंटरफेरेंस क्या होता है वह भी बता देता हूँ। जो पिनियन गियर है यानी कि जो छोटा गियर है उसके जो टीथ का टिप है वह जो बड़ा गियर है उसके रूट में अंडर कट कर देता है, उसके रूट को काटना चालू कर देता है, अब्रेशन होना चालू हो जाता है दोनों गियर्स के बीच में। इस फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। यानी कि अगर एक गियर के टीथ का टिप अगर दूसरे गियर के टीथ के रूट को अगर कट करेगा तो उस फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम हमें इन्वॉल्यूट प्रोफाइल वाले गियर्स के साथ अमूमन देखने को मिलती है। लेकिन साइक्लॉइडल गियर्स के भी बहुत से एडवांटेजेस हैं क्योंकि साइक्लॉइडल गियर्स के जो फ्लैंक रहते हैं वो चौड़े रहते हैं अगर आप उन्हें इन्वॉल्यूट गियर्स के फ्लैंक से कंपेयर करेंगे तो, इसलिए साइक्लॉइडल गियर्स मेनली ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ज्यादा मजबूत रहते हैं अगर आप उन्हें इन्वॉल्यूट गियर्स से कंपेयर करेंगे तो। और साइक्लॉइडल गियर्स के केस में जो दो टीथ के बीच में कांटेक्ट होता है वह भी बहुत अच्छे से होता है। यानी साइक्लॉइडल गियर के केस में जो फेस रहता है वह कॉन्वेक्स शेप का रहता है और जो दूसरे गियर से जहां वो कांटेक्ट करता है वहां का शेप कॉनकेव रहता है, जिसके कारण बहुत अच्छे से कांटेक्ट होता है, स्मूथ कांटेक्ट होता है दोनों गियर्स के बीच में। जबकि इन्वॉल्यूट गियर के केस में जो दोनों टीथ हैं जहां उनका कांटेक्ट होगा उन दोनों गियर्स के टीथ का शेप कॉन्वेक्स रहेगा, जिसके कारण ज्यादा एब्रेशन होने के चांसेस हैं इन्वॉल्यूट गियर टीथ सिस्टम में। और साइक्लॉइडल टीथ का और एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि साइक्लॉइडल टीथ वाले गियर्स में इंटरफेरेंस की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती क्योंकि जो दो सरफेस मेट करते हैं उनका शेप एकदम अपोजिट रहता है, एक कॉनकेव रहता है तो दूसरा कॉन्वेक्स रहता है, जिसके कारण इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम यानी कि एक गियर के टीथ का टिप दूसरे गियर के टीथ के रूट को कट नहीं करता है अगर दोनों गियर्स के टीथ का शेप साइक्लॉइडल रहेगा तो। अब हम गियर टीथ के सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली 4 तरह के सिस्टम हैं। 14.5 डिग्री कंपोजिट सिस्टम, 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम, 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम और 20 डिग्री स्टब इन्वॉल्यूट सिस्टम। 14.5 डिग्री कंपोजिट सिस्टम यूज होता है जनरल पर्पसेस गियर्स में। 14.5 डिग्री यहाँ पे प्रेशर एंगल है। 14.5 डिग्री कंपोजिट सिस्टम में जो टीथ की प्रोफाइल रहती है वो टॉप और बॉटम में साइक्लॉइडल रहती है, जबकि बीच में टीथ की प्रोफाइल इन्वॉल्यूट रहती है 14.5 डिग्री कंपोजिट सिस्टम में। और वहीं 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम जैसे नाम से समझ में आ रहा है, प्रेशर एंगल 14.5 डिग्री है और पूरी तरह से टीथ की प्रोफाइल इन्वॉल्यूट है। 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम जैसे नाम से समझ में आ रहा है, प्रेशर एंगल 20 डिग्री है और फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम है यानी कि टीथ की प्रोफाइल पूरी तरह से इन्वॉल्यूट है। प्रेशर एंगल बढ़ गया यानी कि ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, यानी कि 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम, और 20 डिग्री स्टब इन्वॉल्यूट सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और वहां यूज होता है जहां पे हैवी लोड लगते हैं। और इन चारों ही सिस्टम में कहीं ना कहीं गियर की टीथ की प्रोफाइल इन्वॉल्यूट है, इसलिए इंटरफेरेंस होने की प्रॉब्लम आती है। इसलिए इन चारों ही सिस्टम में जो पिनियन गियर है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ टीथ तय कर दिया गया है। जैसे कि 14.5 डिग्री कंपोजिट सिस्टम है तो उस केस में जो पिनियन गियर है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ टीथ 12 टीथ होने चाहिए, मिनिमम 12 टीथ होने चाहिए उस पिनियन में, ताकि 14.5 डिग्री कंपोजिट सिस्टम में इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम ना आए। उसी तरह 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम में जो छोटा गियर है यानी कि जो पिनियन गियर है उसमें मिनिमम 32 टीथ यानी 32 टीथ तो होने ही चाहिए ताकि इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम ना आए। उसी तरह 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम में जो छोटा गियर है यानी जो पिनियन गियर है उसमें मिनिमम 18 टीथ यानी 18 टीथ होने ही चाहिए ताकि इंटरफेरेंस ना हो। और जो 20 डिग्री स्टब इन्वॉल्यूट सिस्टम है उसमें जो छोटा गियर है यानी पिनियन में मिनिमम 14 टीथ होने चाहिए इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने गियर के टीथ के बारे में बात की, गियर के टीथ की कितनी तरह की प्रोफाइल्स होती है, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल क्या होती है, साइक्लॉइडल प्रोफाइल क्या होती है, गियर में इंटरफेरेंस क्या होता है,
और गियर टीथ के सिस्टम्स के बारे में भी हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।